हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और लाइक वगैरह नहीं करते हो अगर तो कर दिया करो भाई, लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं आपका। लाइक कर दोगे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी? कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती पर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड संजीव ने जीता हुआ है। WHO ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट के बारे में चेतावनी जारी की है जिसका नाम है JN1। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये हरियाणा में आयोजित हुआ है कुरुक्षेत्र में। और निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान मणिपुर ने शुरू किया है। औद्योगिक जल का उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार पाया NTPC कांति ने। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NHAI ERS मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और NHAI का मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किए गए लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी। और अभी सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत या कहीं हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अमृता रायचंद को। ये एक सेफ है। 13वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कार में CMD ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाए हैं प्रदीप कुमार दास। ये इरेडा के CMD हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर, लेकिन इसकी PDF और क्विज कहाँ मिलेगी? MJT ऐप पर आपको मिलेगी। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिए। और आज एक खास आपके लिए उपहार है तो आप वीडियो में बने रहिए। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीर को यूनेस्को के सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को यूनेस्को के सम्मान से सम्मानित किया गया है उत्कृष्टता पुरस्कार से। ये है रामबाग गेट, ठीक है ना, ये है पंजाब में। तो इसको और दो और ऐसे ही हैं धरोहर, जैसे कि हरियाणा के गुरुग्राम में है चर्च ऑफ एपिफेनी। इसके अलावा बीकानेर हाउस है। इस दोनों को भी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। कुल 3 को सम्मानित किया गया किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, इस बड़े सम्मान से। ठीक है जी, यूनेस्को की बात आई है। यूनेस्को के बारे में आज हम लोग जानते हैं अच्छे से। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 1945 में 16 दिसंबर को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस, जहाँ पर आईफेल टावर है। इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं, याद रखना। यूनेस्को के द्वारा आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली गरबा को, किसे? गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा ब्रैकेट में लिख लो, गुजरात का लोक नृत्य है। तो इसको अभी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके अलावा 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड की गई भारत की, एक तो 41वीं और एक 42वीं। 41वीं किसे? शांति निकेतन को। दिख तो रहा है ना, दिख रहा है। शांति निकेतन को 41वें धरोहर के रूप में और 42वें धरोहर के रूप में होयसाल मंदिरों को। होयसाल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। होयसाल मंदिरों को, यह है कर्नाटक में। इनको अभी 41वें और 42वें भारतीय विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अब 42 भारतीय धरोहर आ चुके हैं, ठीक है ना, 42 आ चुके हैं। पहला कौन था आपको पता होना चाहिए। पहले एक्चुअली में एक साथ 4 को शामिल किया गया था। किसे? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, दोनों ही औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आगरे का किला और आगरे का ताजमहल। ये 4 को 1983 में सबसे पहले शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की तरफ से। ठीक है जी, आगे अब बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का चुनाव किसने जीता है? ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन रहा कल। देखो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय सिंह। ये जीत तो गए हैं। ये आए हैं किसकी जगह पर? ये आए हैं उसी व्यक्ति की जगह पर जिनको हटाया गया, अभी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बृजभूषण शरण सिंह इनकी जगह पर। बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने आरोप लगाए थे बहुत सारे, और इस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा।
और इस्तीफा दिए तो फिर बात क्या हुई कि जो इसके उपाध्यक्ष थे ना, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष थे संजय सिंह, इनको यहाँ पर चुना गया, मतलब कि चुनाव हुआ और इसमें ये जीत गए, ठीक है ना। चुना गया नहीं कहेंगे, चुनाव हुआ और उसके बाद ये वोट पाए, जीते। जैसे कि 40 वोट इनको मिले थे और इनके विपक्ष में जो एक पहलवान खड़ी थी उसे सिर्फ 7 ही वोट मिले, जबकि वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, अनीता सेवरान, इनके विपक्ष में खड़ी थी, उनको 7 वोट मिले और इन्हें मिले संजय सिंह को 40 वोट। अब विवाद कहाँ हुआ? विवाद ये हुआ कि भारतीय पहलवान कह रहे हैं कि भाई फिर तो वही बात हो गई ना, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ये हटे और इन्हीं के ही समझ लो कि इन्होंने, जैसे होता नहीं कि अपना ही एक चेला है जिसको खड़ा करा दिए, इन्हीं के ही संपर्क वाले जो हैं ये संजय सिंह, इनको खड़ा करा दिया गया। इसको लेकर के पहलवान जो हैं वो फिर कर रहे हैं, कुछ लोग तो पद्मश्री वगैरह भी लौटा रहे हैं, बजरंग पूनिया, अभी खबरें आ रही थी। जो भी होगा तो मैं कल बताऊंगा आपको, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो, और जो है जो भी आगे चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि हो सकता है फिर से लोग धरने पर बैठे, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में अपडेट दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद इन्होंने मेडल अपना लौटाया है, लौटाने की बात कही हुई है, कुश्ती छोड़ने की भी बात की है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो भी होगा वो कल अपडेट किया जाएगा। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह के ही जो जान की पहचान वाले थे संजय सिंह, ये बन गए हैं अब इसके अध्यक्ष, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ और प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं पिछले दिनों में उनको देख लेते हैं। जैसे 5 राज्यों में तो चुनाव हुए, उनके नए नए मुख्यमंत्री आ गए, 5 राज्यों में नए मुख्यमंत्री हैं, सबका नाम याद रखना है। विष्णुदेव साय हैं, विष्णुदेव साय जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के ये सीएम हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना। स्पीकर तो जो हैं वो रमन सिंह हैं, रमन सिंह नियुक्त किए गए स्पीकर, है ना, बताया था ना मैंने। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर और सीएम नियुक्त किया गया है, किसे? विष्णुदेव साय को। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विष्णुदेव साय, ये देखो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर गलत हो गया, इसको रमन सिंह कर दो, यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के और लाल दोहमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। समीर शाह बीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एयर मार्शल मकरंद रनाडे जो हैं ये वायुसेना मुख्यालय में, ये दिल्ली में हेडक्वार्टर में ये नए महानिदेशक हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। अनीस शाह को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया और ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 आई। इसके अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन करके आया है केरल। केरल यहाँ पर अभी जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई है, ये कई सारी संस्थाओं ने एक प्रकार से सर्वे करके, लाखों लोगों पर सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार करी हुई है और इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत में केरल में रहने वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करना बेहतर पसंद करते हैं, अपने आप में फ्रीडम ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सुविधाजनक महसूस करते हैं केरल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, केरला मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट टू वर्क इन इंडिया। तो इसमें कोच्चि और तिरुवनंतपुरम देश में युवाओं के लिए प्रमुख रोजगार गंतव्य के रूप में उभरे हुए हैं। पुरुष और महिला दोनों ही अपनी उम्र के परवाह किए बिना यहाँ पर काम करना पसंद करते हैं। ये रिपोर्ट देखो इन संस्थाओं के द्वारा मिल करके निकाली गई है। तो केरल जो है सबसे ज़्यादा काम करने के लिए अनुकूल है। केरल आया है, केरल पिछले दिनों में करंट अफेयर के लिए क्यों क्यों चर्चे में आया था, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट इन्होंने लॉन्च किया। इसने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत करी। इसने नेहरू ट्रॉफी दौड़ का 69वां संस्करण आयोजित किया, क्योंकि होता ही यहाँ पर। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर स्थापित किया गया है। के फोन नामक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसके तहत ये खुद की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे और खुद की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला भी ये पहला राज्य है। वैश्विक आयुर्वेद मेला 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ है। ये सब केरल की चीज़ें रहे। ये पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत बैंकिंग वाला राज्य है। इसके अलावा पोलमपारा ग्राम पंचायत यहाँ का पहला डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत है भारत का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं केरल से। केरल अगर आप देखोगे मैप में तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहा केरल दक्षिण भारत में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से यहाँ के सीएम और आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हैं। केरल अपना बॉर्डर लगाता है ऊपर कर्नाटक से और इधर तमिलनाडु से। केरल में देखो इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये पूछा जाता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा यहाँ पर पालघाट दर्रा भी है, वो भी पूछा जाता है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम प्रमुख लोक नृत्य हैं। 14 जिले हैं, 141 विधानसभा में सीटें, 20 लोकसभा में और 9 राज्यसभा में यहाँ से जाती है। आगे, भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया? अब देखो ये क्वेश्चन मुझे दोबारा लेना पड़ रहा है। एक बार कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत ने प्रस्ताव भेजा हुआ है जो बाइडेन के लिए। जो बाइडेन जो हैं ये आने वाले थे, लेकिन कहें अब हम बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम नहीं आएंगे, फिलहाल इधर उधर का कारण बता करके वो कैंसिल कर दिए। तो जो बाइडेन अब नहीं आ रहे हैं, नया अपडेट ये है। तो जब वो नहीं आ रहे हैं तो किसी न किसी को तो आना ही होगा, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो अब इनकी जगह पर भेज दिया गया किसे? फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रण। तो आमंत्रण भेज दिया गया है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये अब देखो अगर स्वीकार करेंगे, अभी भेजा ही गया है, स्वीकार करेंगे तब ये आएंगे। अगर आएंगे तो ये छठे फ्रांसीसी नेता होंगे जो आएंगे भारत में गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को अपना होता है, जानते ही हो, और एक मुख्य अतिथि हम लोग बुलाते हैं। अब इनके ज़्यादा चांसेस इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि अभी इनका जो था, ऐसा ही जैसे अपना परेड होता है गणतंत्र दिवस पर, ऐसे ही इनका होता है बैस्टिल डे परेड। और उसमें मैंने बताया था ना, इसके लिए पीएम मोदी को बुलाया गया था और पीएम मोदी जी गए भी थे। इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके आने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वैसे भी भारत फ्रांस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अभी इनको और भी तो राफेल बेचना है, तो अभी ये आएंगे ज़रूर, मुझे तो पूरा लग रहा है पक्का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये नहीं आए, ये मना कर दिए। मना करना भी जैसे आम बात है, कोई ऐसी बात नहीं बहुत बड़ी बात हो गई। एक्चुअली में सबका शेड्यूल जो है नहीं बन पाता है, और वहाँ पर भी चुनाव होने ही वाले हैं तो वो भी बिजी हैं। ऐसे ही याद हो 2020 में भेजा गया था उनके पास, जो बोरिस जॉनसन थे उस टाइम पर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उनके पास भेजा गया था, वो मना कर दिए थे। तो होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इस बार कौन आया था 2023 में? 2023 में तो मैंने बताया था ना, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, ये आए थे 2023 में, है ना। आगे, अच्छा फ्रांस देखना चाहोगे तो ये रहा वर्ल्ड मैप में अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोप में आओगे आप तो यहाँ पर एक देश मिलेगा, फ्रांस। ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा होती है यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का वो है, सदस्य है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैंने बताया इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, इमैनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी जी दोनों जो हैं 2018 में एक साथ चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड पाए थे, याद रखना ये भी। इसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान होता है फ्रांस का, वो भी अभी दिया गया था पीएम मोदी को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है नागरिक सम्मान, वो दिया गया था। और क्या, फ्रांस से इंडियन नेवी के लिए राफेल विमान हम लोग खरीद रहे हैं फिर से, और इससे पहले तो खरीदा ही गया था राफेल जेट, अभी और भी खरीदा जा रहा है। नेवी वाला संस्करण इसको दिया गया है ऑर्डर। बाकी सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दोस्तों इस बार दिया जाएगा किसे? ये दिया जाएगा किसे? सुकृता पाल को। सुकृता पाल आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इनको दिया गया। और ये टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो है इनको इनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, इसके लिए दिया गया है। ये इनकी कृति थी, इनकी पुस्तक थी, इसके लिए इन्होंने जीता हुआ है। इस बार का टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का 6ठा संस्करण है, 2018 में इसे शुरू किया गया था। इसे शुरू किसने किया था? अमेरिका के एक प्रकाशक हैं पीटर बुंडालो। तो पीटर बुंडालो ने इसे शुरू किया था। इसके तहत ये 5000 अमेरिकी डॉलर का एक सहायता धनराशि, मतलब पुरस्कार धनराशि देते हैं, एक टैगोर प्रतिमा देते हैं और एक सर्टिफिकेट देते हैं। सुकृता पाल कुमार को ये अवार्ड मिला है। आगे एक बहुत बड़ी सूचना है आप लोगों के लिए, देखो क्रिसमस डे डिस्काउंट शुरू हो चुका है। क्रिसमस डे डिस्काउंट पर आप लोग 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में जो भी कोर्सेज लेना चाहते हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो अनाउंस हो रहे हैं, जैसे यूपीपी का अनाउंस हो गया है, SSC GD का आ गया है, तो इसके जो बैचेज आए हुए हैं तो उनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ना, बहुत ही सुनहरा मौका है। मतलब आप सोचो, इसके तहत आपको 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 60% का डिस्काउंट, यानी 599 का जो यूपीपी का खाकी बैच था, अब वो हो जाएगा मात्र 239 में, 239 में।
ऐसे ही SSC GD का भी 599 का था, ये भी हो जाएगा 239 में। और जिनको GS सफलता 3.0 लेना है वो 1999 का बैच आपके लिए हो जाएगा मात्र 799 में। ये बहुत ही अच्छा मौका है, चाहे GS सफलता 3.0 लो, चाहे UPP का खाकी बैच लो या ये लो, मतलब कोई सा भी जो पेड बैच है अपना वो उसमें जोड़ने का बहुत ही अच्छा मौका आ गया है आपके सामने, क्रिसमस डिस्काउंट ऑफर। इसके लिए कूपन कोड यूज़ करना है आपको सेंटा 60, ठीक है ना, ध्यान रहे स्पेलिंग देख लीजिए SANTA 60। तो सेंटा 60 कूपन कोड यूज़ करोगे तो 60% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो कोर्सेज पर और ई-बुक्स पर भी मिलेगा। MZT ऐप पर ये आप फ़ायदा उठा सकते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है बैच ज्वाइन कीजिए। UPP की क्लासेस अब तेज़ी से फिर से कंटिन्यू की जाएंगी और उसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ा दिया था जब वैकेंसी के बारे में सुबगाहट उठी थी तभी, लेकिन अब तो एग्ज़ाम अनाउंस हो गया है तो अब तेज़ी से उसमें क्लासेस चलेंगी। तो MZT ऐप जो है इसको आप इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना। कोई भी डाउट आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी बुक लेना चाहते हैं तो बुक ले सकते हो। अंग्रेजी वाले जो लोग भी ऑर्डर जितने भी दिए थे उनमें से मैक्सिमम का कल जो है डिस्पैच कर दिया गया, यहाँ से मतलब कोरियर कर दिया गया है। और उसके बाद कुछ लोग का भी बाकी है, उनका भी धीरे धीरे कोरियर कराया जा रहा है सभी लोग का, ठीक है ना। जिनको भी इंग्लिश में चाहिए और प्रिंट आउट, वो प्रिंट आउट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और जिनको PDF चाहिए PDF भी आ चुका है ई-बुक फॉर्मेट में, वो भी आप ले सकते हो। और जिनको ये हिंदी में चाहिए बुक चाहिए वो अमेज़न से जाकर ऑर्डर कर लें, ठीक है ना। चलो आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस रेलवे ने महिलाओं के लिए पैनिक बटन सुरक्षा सुविधा शुरू की? तो महिलाओं के लिए पैनिक बटन सुरक्षा सुविधा शुरू की है दोस्तों अभी मध्य रेलवे ने। यहाँ पर मध्य रेलवे ये कह रहा है कि महिला कोच में पैनिक बटन लगाएंगे। जहाँ पर जैसे चेन खींचने वाला होता है ना, वहीं पर एक पैनिक बटन होगा। तो अगर मान लो महिला कोच में कोई असुविधा होती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, छेड़खानी होती है या फिर कोई ऐसा पैनिक वाला सिचुएशन आता है, तो ये पैनिक बटन दबा करके सूचित कर सकेंगे बाकी डिब्बे वालों को और स्टेशन के जो अधिकारी होंगे उन सबको। अब मुझे ये ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये इनकी पोजीशनिंग गलत है। इसको ये लगा रहे हैं महिला कोच में। अब आप सोचो महिला कोच में तो वैसे ही सब महिलाएं ही भरी रहती हैं, इक्के दुक्के कोई आते हैं जेंट्स घुसते हैं उसको वहीं से डांट के भगा दिया जाता है, बाकी सब महिलाएं ही होती हैं। मैक्सिमम जो घटनाएं होती हैं महिलाओं के खिलाफ अगर बात करें तो वो तो बाकी डिब्बों में होती हैं। तो इनको या तो बाकी डिब्बों में लगाना चाहिए था। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप लोग की क्या राय है, आप लोग बताइएगा ज़रूर इस पर। फिलहाल 4 जो महिला कोच होते हैं उनमें से प्रत्येक के भीतर ये पैनिक बटन लगाए जाएंगे जो पैनिक सिचुएशन में ये बाकी लोगों को नोटिफाई करेंगे। मध्य रेलवे की बात आई है तो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अब रेलवे आ गया है तो फटाफट से जान लो कि सबसे पहली बार रेलवे कब चलाई गई थी? 1853 को चलाई गई थी और 16 अप्रैल को चलाई गई थी। ये बात याद रखना। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा था और ब्लैक ब्यूटी था नाम ट्रेन का, ये पूछा जाएगा। ब्लैक ब्यूटी, ये ट्रेन का नाम पहले क्या था? ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी हुआ करती थी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी याद रखना, डलहौजी के टाइम पर आया था, ठीक है जी। चलिए आगे। अच्छा मुझे एक कमेंट करके बता दो भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन है जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं? 118 साल के इतिहास में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कमेंट करके बताओ नाम। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण 19 जनवरी से खेला जाएगा। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण शुरू होने जा रहा है। ये होगा इस बार तमिलनाडु में। भाई बहुत उत्तर भारत में और मध्य भारत में खेला लिए, एक बार दक्षिण भारत में चलते हैं। तो अब खेलो इंडिया यूथ गेम का इस बार का संस्करण होने वाला है तमिलनाडु में 2024 का। होगा कौन सा संस्करण? 6ठा वाला। तो ये कब से कब तक होगा? ये होगा दोस्तों 19 जनवरी से शुरू होकर के 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2024 तक। चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर नाम के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर होंगे तमिलनाडु में। इस बार का लोगो और मस्कट इन सब का अनावरण किया अनुराग ठाकुर जी ने, केंद्रीय खेल मंत्री हैं। इस बार का मस्कट पूछा जाएगा कौन है, तो मस्कट है वीरामंगाई। वीरामंगाई कौन है? वीरामंगाई दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये रानी वेलु नाचियार थे, बहुत ही फेमस स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको वहाँ पर लोकल लोगों के द्वारा आमतौर पर वीरामंगाई कहा जाता था। तो वही वीरामंगाई जो हैं इन्हीं के नाम पर यहाँ पर वीरामंगाई को मस्कट चुना गया है, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का। चलो फटाफट से रिवाइज करो बाकी के 5 संस्करण। पहला संस्करण हुआ दिल्ली में,
दूसरा संस्करण हुआ पुणे में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में, चौथा हुआ कहाँ पर, पंचकुला हरियाणा में, छठा हुआ पांचवा हुआ मध्य प्रदेश में और छठा यहाँ पर होगा। अच्छा, आप लोग ना बार बार डांटते हो कि मैं सामने आ जाता हूँ। देखो भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सॉरी भी इसके लिए कि मैं बीच में आ जाता हूँ, आप लोग को नहीं दिखता एक्सप्लेनेशन, लेकिन मुझे लगता है मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा सा समय देता हूँ आपको, थोड़ा सा साइड होकर के स्क्रीन ये खींचने का। ये बात ये है ना कि जब तक मैं कैमरे के सामने अपने आप को नहीं पाता हूँ ना, तब तक मुझे लगता है ऐसे कि मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही अच्छे से, है ना। तो ये समझ लो कि एक हैबिट है, या फिर कहो कि ये ठीक लगता है कि जब सामने आकर के आपसे बात करते हो। अब ऐसे करके मैं कैसे पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा सा लेकिन समय देता हूँ मैं। उस समय में आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, ले लिया करो, और प्लीज़ इसके लिए मत कमेंट किया करो। बहुत दिनों से इसके लिए कमेंट आ रहे हैं कि सामने आ जाते हो, तो थोड़ा समय दिया तो जाता है। और दूसरी बात, पीडीएफ भी दी जाती है फ्री में आपको, है ना। ऐसा तो नहीं पीडीएफ के लिए चार्ज लिया जा रहा है, पीडीएफ भी आपको रोज़ प्रोवाइड की जाती है। क्विज दिया जाता है, उसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो क्यों एक्सप्लेनेशन के लिए पैसा मांगते हो? यहाँ पर जब मैं बता रहा होता हूँ, कोई चीज़ समझा रहा होता हूँ, तो मेरी बातों को सुनो, ठीक है। या तो ये कमेंट करके बता दो चेहरा नहीं अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग एशियन गेम्स को रिकॉल करेंगे, है ना। एशियन गेम क्योंकि मिलता जुलता चीज़ है, तो हम लोग एशियन गेम अभी हुआ था 2023 में, रिवीजन कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस बार का एशियन गेम कहाँ पर हुआ? होंगझोउ, चाइना में हुआ। 19वां इस बार का संस्करण था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा कराया गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में एशियाड भी कहते हैं। इस बार का मोटो था एवर ऑनवर्ड। क्या था? एवर ऑनवर्ड। पहला इवेंट नई दिल्ली में हुआ था, भारत ने इसकी मेजबानी की थी, 1951 में हुआ था। और इससे पिछला वाला मतलब अगर बात करें तो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था 2018 में, और अगला वाला नगोया जापान में 2026 में हुआ। ये वाला चाइना के होंगझोउ में हुआ। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। इस बार की अगर थोड़ा स्थिति पर नज़र डालें तो इस बार देखो एशियाड जो हुआ, जो 2022 के नाम से जाना जाता है, लेकिन हुआ 2023 में ड्यू टू कोविड-19, तो यहाँ पर चौथे स्थान पर भारत रहा। भारत ने टोटल 28 गोल्ड मेडल जीते, 38 सिल्वर मेडल जीते और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल 107 मेडल के साथ भारत यहाँ पर रहा चौथे स्थान पर। पहले पर चाइना रहा, सेकंड पर जापान रहा और थर्ड पर रहा साउथ कोरिया। ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जो है अभी हाल ही में क्रॉम्पटन नाम की एक कंपनी है उसको दिया गया। ये पुरस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जी पुरस्कार दे रही हैं। क्रॉम्पटन एक कंपनी है, प्राइवेट ही कंपनी है, लेकिन इसको ऊर्जा संरक्षण के लिए, एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा और विद्युत मंत्रालय के द्वारा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इस बिजनेस के हेड हैं सचिन फार्तियाल, इन्होंने कंपनी की ओर से पुरस्कार रिसीव किया है। क्रॉम्पटन ने क्या बनाया है? क्रॉम्पटन ने स्टोरेज वाटर हीटर बनाया है, जो क्या करता है कि टेक्नोलॉजी और सौंदर्य शास्त्र में नए मानक स्थापित कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए, इसलिए इसे दिया गया क्रॉम्पटन कंपनी, ध्यान रखना। आगे, हाल ही में किसने FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों। किसने? सविता पूनिया ने। देखो सविता पूनिया जो है ना, ये लगातार 3 बार से जीतती आ रही हैं गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड। देखो एक गोलकीपर है, गोलकीपर जो होता है हॉकी का, वो काफ़ी मतलब उसका ड्रेस जो होता है काफ़ी वो हेलमेट लगाया रहता है। और ये तो खिलाड़ी हैं। ये प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह चुने गए हैं, ये हार्दिक सिंह हैं। और ये सविता पूनिया है जो लगातार तीसरी बार FIH की गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाई हैं। FIH मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, या कहें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बड़ा पूछा जाता है, हेडक्वार्टर लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं तैयब अकरम। कौन है? तैयब अकरम जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। आगे, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों डोम्मा राजू गुकेश, या जिसे हम लोग कहते हैं प्यार से डी गुकेश। ठीक है, तो ये जीत गए हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर, अच्छा ये इन्हीं के नाम ना भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर 2500 पॉइंट कोई अगर हासिल कर लेता है चेस में, शतरंज में, तो वो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। भारत के हो गए हैं ऐसे ही 83 ग्रैंड मास्टर। 83वें कौन बने थे? आदित्य सामंत, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 83वें ग्रैंड मास्टर बने थे। डी गुकेश जो है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद, 1988 में वो ग्रैंड मास्टर बने थे। आगे 1992 में उनको पहला खेल रत्न दिया गया था।
तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। किताब भी आ गई है, किताब अगर लेना चाहो तो अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो आप सभी लोग यहाँ से। और जिनको इंग्लिश में चाहिए वो व्हाट्सएप करिए, इंग्लिश का भी आप प्रिंट आउट माध्यम में आप प्राप्त कर सकते हो, हार्ड कॉपी, है ना। चलिए, तो कल मैंने कोई क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत का पड़ोसी देश भूटान निम्न में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये साझा करता है असम सिक्किम के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी। भूटान है ना, हाँ भूटान शेयर करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 4 वर्षों का होता है। भारत में 5 वर्षों का होता है। निमोनिया वायरल या फंगल संक्रमण के कारण शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? ये आपको आज बताना है। इसके अलावा साहित्य अकादमी ने कुल कितनी भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है? ये भी आपको बताना है आज। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में ज़रूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से क्रिसमस डे ऑफर के बारे में बता दूं। इसका आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है, मनाइए चाहे न मनाइए, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिए बाय यूजिंग कोड सेंटा 60, ठीक है। ये कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए और पाइए 60% का डिस्काउंट हमारे सभी प्रकार के कोर्सेज के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।